नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया के बड़े देशों पर पड़ने वाली है मंदी की मार, बाइडेन बोले हमारे देश में मंदी नहीं। राहुल गांधी को पुलिस ने लिया हिरासत में, सोनिया से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर। भारत की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हुए नीरज चोपड़ा। और रणवीर सिंह की बड़ी मुश्किलें, कई धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर, महिलाओं की भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। महंगाई को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश चिंतित नजर आ रहे हैं और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनके देश में मंदी का दौर नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से हम अभी मंदी के दौर में नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दर सबसे कम है, यह सिर्फ 3.6% है। हम अभी भी खुद को निवेश करने वाले लोगों के साथ पाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम तीव्र विकास से स्थिर विकास की ओर बढ़ेंगे, तो ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ी नीचे आती दिखेगी। ये भगवान की इच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम मंदी के दौर में जा रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार अमेरिका और चीन पर मंदी की मार की आशंका गहराती जा रही है। पहल से ही जो है मंदी मार झेल रहे एशियाई देश भी इस मंदी की चपेट में आ सकते हैं। ब्लूमबर्ग की ओर से दुनिया के अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वे में दावा किया गया है कि भारत को छोड़कर दुनिया के ताकतवर देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। सर्वे के मुताबिक चीन में मंदी आने की आशंका 20% है, अमेरिका में 40%, वहीं यूरोप में 50% आशंका व्यक्त की गई है। इस सर्वे के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं, जिससे मंदी की आशंका बढ़ गई है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि श्रीलंका इस बार मंदी की मार से बुरी तरह से प्रभावित होगा। इस बात की आशंका भी व्यक्त की गई है कि श्रीलंका या तो इस साल के आखिर में या फिर अगले साल की शुरुआत में मंदी की मार झेल रहा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है। सोनिया गांधी से की जा रही इस पूछताछ का कांग्रेस में गुस्सा देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिसके बाद अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी को किंग्सवे कैंप ले जाया गया है। दरअसल राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें विजय चौक से आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। इस सबके बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च भी निकाला। इस दौरान कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये विजय चौक पर कांग्रेस सांसद आए हुए हैं, उन्होंने बेरोजगारी से लेकर महंगाई समेत अन्य कई मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इन्हें यहां बैठने नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर चर्चा की इजाजत भी नहीं और यहां पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पुलिस के निर्देश पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब विपक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने और हमारी आवाज दबाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की साजिश है। हम नहीं डरेंगे, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। गुजरात में जहरीली शराब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बोटाद इलाके में शराब माफियाओं ने देसी शराब की जगह जहरीला केमिकल बांटा था। इसी जहरीले केमिकल को पीने से लोगों की मौत हुई है। एफएसएल के मुताबिक मरने वालों के शरीर से 98.7% मिथेनॉल मिला है। जिस जगह से मिथेनॉल लिया गया था वो जगह अहमदाबाद के नजदीकी देवराज इंडस्ट्रियल पार्क के प्लाट नंबर 117 के एक गोदाम से लिया गया। फिलहाल यहां पर कंपनी का कोई मालिक नहीं है और यहां काम कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस मामले में पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। इसी के साथ ही केस की जांच भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में जयस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि जयस ने ही मिथेनॉल की सप्लाई की थी। गुजरात में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। सीएम केजरीवाल ने गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस शुष्क राज्य में जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने इस बात की जांच की भी मांग की कि जहरीली शराब की बिक्री से मिलने वाले पैसे कहां जाते हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम में होना है और इससे ठीक पहले भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में सिल्वर मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए हैं। वे चोट के वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। उन्होंने एसोसिएशन के अधिकारी राजीव मेहता ने बताया कि नीरज चोटिल हुए हैं और इस वजह से वे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद नीरज का MRI स्कैन भी हुआ था। इसमें जो है ग्रोइन इंजरी की बात सामने आई है, लिहाजा नीरज को लगभग 1 महीने तक आराम की जो है सलाह दी गई है। गेम्स 2022 से वो बाहर हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज का मुकाबला 5 अगस्त को होना था, लेकिन नीरज के बाहर होने से भारत को भी झटका लगा। जेवलिन थ्रो में नीरज के बाहर होने के बाद भारत को रोहित यादव और DP मनु से उम्मीदें होंगी। गौरतलब है कि नीरज एशियन गेम 2018 में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। रणवीर सिंह के वायरल फोटोशूट को लेकर उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। शिकायत के बाद अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। ठाणे पुलिस को इस मामले को लेकर शिकायत भी दी गई है और ये आरोप लगाया गया था कि रणवीर सिंह के इस फोटोशूट से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ ठाणे के चेंबूर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। FIR के मुताबिक रणवीर सिंह के खिलाफ मंगलवार सुबह करीब 9:50 पर मामला दर्ज किया गया है। ये मामला एक NGO की ओर से दर्ज करवाया गया है। FIR के मुताबिक रणवीर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और 509 के साथ IT अधिनियम की तहत धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सजा की बात करें तो इन सभी धाराओं में सजा का प्रावधान है। आरोप सिद्ध होने पर 3 से 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। हाल ही में रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने एक लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीर शेयर की थी और इन तस्वीरों में रणवीर सिंह न्यूड नजर आ रहे थे। रणवीर ने न्यूड फोटोशूट पेपर मैगजीन के लिए करवाया था। तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही वायरल हो गई और इस तस्वीरों को लेकर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक तो जिन्होंने रणवीर के इस बोल्ड फैसले की तारीफ की और दूसरी ओर हेटर्स जिन्होंने इसे लेकर रणवीर सिंह की निंदा की। फोटोशूट पर विवाद पहले भी हुआ, लेकिन खुद रणवीर ने इस फोटोशूट के बारे में कहा कि मेरे लिए न्यूड होना बहुत आसान है। मेरे कुछ रोल्स में मुझे नेक्ड दिखाया भी गया है। मैं हजारों लोगों के सामने अपने सारे कपड़े भी उतार सकता हूं। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे लोग इसमें थोड़ा असहज हो जाएंगे। रणवीर सिंह इस फोटोशूट के चलते विवादों में है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें इसे लेकर काफी समर्थन भी मिल रहा है। रणवीर सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्हें रणवीर का ये फोटोशूट जो है काफी इंप्रेसिव लगा है। तो फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के बड़े देशों पर पड़ने वाली है मंदी की मार। बाइडेन बोले हमारे देश में मंदी नहीं। राहुल गांधी को पुलिस ने लिया हिरासत में। सोनिया से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर। भारत की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हुए नीरज चोपड़ा। और रणवीर सिंह की बड़ी मुश्किलें, कई धाराओं में दर्ज हुई FIR। महिलाओं की भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनूं है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपनी फोन सेवा बंद होने की शिकायत की है। उन्होंने ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा कि बीएसएनएल एमटीएनएल से कहा है कि अगर उनकी कॉल्स शुरू कर दी जाएंगी तो वह किसी को फोन नहीं करेंगी। इस पर संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बचपने वाले आरोप हैं। मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट में लिखा कि डियर बीएसएनएल एमटीएनएल, आज बीजेपी के कुछ मित्रों से बात करने के बाद मेरी फोन की सभी कॉल्स डाइवर्ट हो रही हैं और मैं ना सिर्फ कॉल कर पा रही हूं और ना ही रिसीव कर पा रही हूं। अगर आप फोन सही कर दें तो मैं वादा करती हूं कि आज रात बीजेपी, टीएमसी और बीजेडी के किसी सांसद को कॉल नहीं करूंगी। उन्होंने लिखा कि आपको मेरी केवाईसी जानने की जरूरत है। मार्गरेट अल्वा के ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई किसी का फोन टैप क्यों करेगा, उन्हें किसी से भी बात करने दी जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव के जो भी परिणाम होंगे हम उन्हें लेकर आश्वस्त हैं। ये बचपने वाले आरोप है, वे वरिष्ठ हैं और उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। कॉल ब्लॉक क्यों हुई है, यह शिकायत बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों से करिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा समर्थन जुटाने के लिए रोजाना कई सांसदों को फोन कर रही है। उन्होंने बीजेपी शासित कर्नाटक और असम के सीएम से भी फोन पर बात की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने समर्थन के लिए कहा है। आपको बता दें कि एनडीए ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। उसी दिन वोटों की गिनती के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बागियों और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बागी नेताओं की तुलना सड़े हुए पत्तों से कर डाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फूट शिवसेना कमजोर नहीं होगी और एक बार फिर मजबूत होकर उभरेगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना का किशोरों और युवाओं के साथ नाता है। शिवसेना के जन्म से ही वे सभी साथ हैं। अलबत्ता अभी भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ शिव सैनिक आकर मिल रहे हैं जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया है, जिन्हें हम पहली पीढ़ी कहेंगे, जिन्होंने शिवसेना का संघर्ष भी देखा है खुद और संघर्ष भी किया है। उन्होंने शिवसेना मतलब क्या है यह ठीक से पता है। उन्हें शिवसेना से कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं थी और आज भी नहीं है, परंतु वे आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यही आशीर्वाद शिवसेना को बल देगा। अपने इस साक्षात्कार में उद्धव ने बगावत से हुई पीड़ा को भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चली गई, मुख्यमंत्री पद गया, इसका अफसोस नहीं है, पर मेरे लोग दगाबाज निकले। मेरे ऑपरेशन के बाद भी अस्वस्थता के दौरान सरकार गिराने का प्रयास होता रहा। इस बात की पीड़ा जरूर है। बागियों पर इशारों में निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाँ, सड़े हुए पत्ते झड़ रहे हैं, जिन्हें वृक्ष से सब कुछ मिला, सभी रस मिले, इसलिए वे तरोताजा थे। वे पत्ते वृक्ष से सारा कुछ लेने के बाद भी झड़कर गिर रहे हैं और यह देखिए कि वृक्ष कैसे उजड़ा और निर्जीव हो गया। ये दिखाने का वे प्रयत्न कर रहे थे, परंतु अगले ही दिन माली आता है और पतझड़ से गिरे पत्तों को टोकरी में भर कर ले जाता है। यह पूछे जाने पर कि बगावत के लिए किसे दोष दिया जा सकता है तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बहुत अधिक विश्वास कर लिया। इतने लंबे समय तक उन पर भरोसा करना मेरी गलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार सरदार पटेल की विरासत को कांग्रेस से पृथक करने की कोशिश की, उसी तरह वह शिवसेना की स्थापना करने वाले मेरे दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे और पार्टी का नाता तोड़ने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के साथ तय हुआ था कि 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्री पद, वहीं तो आपने अब तय किया है और यह यदि उस समय किया होता तो कम से कम 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार तो 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्री पद जरूर मिला होता। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज अडानी एंटरप्राइजेस की एनुअल जनरल मीटिंग में कहा कि भारत आने वाले सालों में क्लीन एनर्जी क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहने वाला है। अडानी समूह भारत में निवेश करने से सभी पीछे नहीं हटा है और यहां अब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। हमारा आने वाले समय में $70 अरब से ज्यादा का खर्च करने का लक्ष्य है। शेयर धारकों को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि हमने डेटा सेंटर, डिजिटल सुपर ऐप, औद्योगिक क्लाउड, रक्षा, एरोस्पेस, धातु और सामग्री के क्षेत्रों में प्रविष्टियां की। यह आत्मनिर्भर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर एक होते हुए किया गया। इस साल हमारा ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा गया है। गौतम अडानी ने आज एजीएम में कहा कि साल 2015 की तुलना में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 300% से ज्यादा बढ़ गई है। साल 2020-21 की तुलना में पिछले साल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में 125% की बढ़ोतरी भी देखी गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा है कि इस शुष्क राज्य में जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने इस बात की जांच की भी मांग की है कि जहरीली शराब की बिक्री से मिलने वाले पैसे कहां जाते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जो है यहाँ पोरबंदर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वह सोमनाथ गए। वह वहीं रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया। वह मंगलवार को इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रार्थना भी उन्होंने की। आप नेता मंगलवार को राजकोट में व्यापारियों के साथ टाउन हॉल में बैठक भी उन्होंने की है। उनकी गुजरात की जुलाई में तीसरी और एक हफ्ते में दूसरी यात्रा है। गुजरात में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव है। केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुजरात में मद्य निषेध के बाद भी भारी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती है। ये कौन लोग हैं जो शराब बेचते हैं? उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पैसे आते हैं, वे कहां जाते हैं? इसकी जांच की जरूरत है। केजरीवाल बोटाड जिले में जहरीली शराब कांड में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग भी मुफ्त बिजली, अच्छे विद्यालय और अस्पताल चाहते हैं। वे उन सभी अच्छे कामों की चर्चा कर रहे हैं जो हमने किए हुए हैं। वे गुजरात में 27 साल बाद अब बदलाव चाहते हैं। खनन माफियाओं की धरपकड़ के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रही है, जो 24 घंटे अवैध खनन की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सरकार की ड्रोन निगरानी, परिवहन अनुमति, बारकोड स्कैनर के साथ जीपीएस स्थलों से ट्रकों के लिए एक प्रवेश और निकास बिंदु शुरू करने की भी योजना है। पंजाब सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय ने केंद्र सरकार को इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसके अनुसार अवैध की निगरानी के लिए 360 डिग्री रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया जा रहा है और खनन स्थलों पर खनन ठेकेदारों द्वारा सीमाओं का सीमांकन भी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनजीटी द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय पैनल द्वारा निगरानी के अलावा पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र जो है कई शर्तों की निगरानी का कार्य पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भी सौंपा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेत खनन स्थलों और उसके आसपास कानूनी अवैध रत्न खनन की सीमा को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा जैसी डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया के बड़े देशों पर पड़ने वाली है मंदी की मार, बाइडेन बोले हमारे देश में मंदी नहीं। राहुल गांधी को पुलिस ने लिया हिरासत में, सोनिया से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर। भारत की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हुए नीरज चोपड़ा। और रणवीर सिंह की बड़ी मुश्किलें, कई धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर, महिलाओं की भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। जिस देश में बहे पावन गंगा, चलो लहराए हर गंगा। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार का दिन भी उनके लिए मुश्किलों भरा रहा। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जहां उन पर 10 मामलों में आरोप तय किए गए, वहीं उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में की गई एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी में उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एचएलपी खारिज कर दी है और इसके बाद जब मीडिया ने आजम खान से पूछा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका लगा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि किसने कह दिया कि हमको झटका लगा है? आपका मन जो कहता है। हमने उनसे 2 रिलीफ मांगे थे, एक मैक्सिमम रिलीफ और एक माध्यम रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ हमने यह मांगा था, ना जो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र है और न ही 2 पासपोर्ट है, न ही 2 पैन कार्ड है। उन्होंने आगे कहा कि एक ही जन्म प्रमाण पत्र है, वो क्वीन मैरी हॉस्पिटल का है।
नगर निगम लखनऊ का है। उनकी मां का स्टेटमेंट और मैटरनी लीव है। अब्दुल्ला के बाद कोई और औलाद पैदा नहीं हुई, यह रिकॉर्ड की बात है। डॉक्टर का बयान है, जो डॉक्टरी मुआयना होता है वह दो जगह हुआ है, उसकी रिपोर्ट है। अगर इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। हमने यह चाहा था कि इन मुकदमों की जो अगली सुनवाई है वो रोकी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न मानते हुए हमारी इस अपील को माना है। हाई कोर्ट ने जो एक इंतहाई जालिमाना और गैर मुस्तफाना आदेश दिया था वह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसे आप हमारी कामयाबी नहीं मानते हैं। आजम खान ने कहा कि लोअर कोर्ट के लिए लखनऊ हाई कोर्ट का वह ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा, उसकी लाइट में अब यह मुकदमा नहीं चलेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बार बार ईडी दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए व अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। सोनिया गांधी को जानबूझ परेशान किया जा रहा है। उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। केंद्र सरकार के सामने कांग्रेस झुकेगी नहीं। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। कांग्रेस विधायक राजेश राम से पूछा गया कि बीजेपी का कहना है कि जब जो है नरेंद्र मोदी गुजरात दंगा सहित अन्य मामलों में उनसे घंटों पूछताछ की जाती थी, लेकिन उस समय बीजेपी कभी जो है प्रदर्शन नहीं करती थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? इस पर राजेश राम ने कहा कि गुजरात दंगा का मामला आज खोला जाए तो उसमें दोषी साबित हो सकते हैं, पर वहां बीजेपी की सरकार थी, इसलिए गुजरात में इन मुद्दों को दबा दिया गया। सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश की जाएगी, राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भरतपुर में खनन को रोकने की मांग को लेकर साधु विजय दास ने आत्महत्या करने के बाद गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डींग कस्बे से खदानों को हटाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि साधु विजय दास की आत्महत्या को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी खदानों को हटाने का निर्णय लिया गया। फिर उन्होंने किन परिस्थितियों में आत्मदाह किया, ये जांच का विषय है। हमने जांच के लिए कमेटी बनाई है। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। सीएम ने आगे कहा कि वहां चल रही 45 कानूनी खदानें, संतों की मांग की वहां की खदानों को बंद कर दिया जाए, लेकिन कानूनी खदानों को बंद करते समय लगता है कि मामले में एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच शुरू की गई है। राजनीति करने वाले नहीं जानते कि खदानें अवैध नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि साधु विजय दास का निधन है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय से धार्मिक पर्यटन की मांग चल रही थी। बीजेपी सरकार के दौरान कुछ खानों को जो है स्थानांतरित भी किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने बहुमत होने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य विधानमंडल के तत्काल सत्र की मांग भी की और विदर्भ में मराठवाड़ा में सूखे की घोषणा की, जहां मानसून के प्रकोप ने खरीफ की बुआई को तबाह कर दिया और उपज अनुमानों को काफी कम कर दिया है। पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी डिप्टी जो है देवेंद्र फडणवीस ही मंत्रियों की टीम के विस्तार में देरी के कारणों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों को लगता होगा कि सरकार चलाने के लिए 2 लोग ही काफी हैं। मुझे नहीं पता इससे कुछ और लेना देना है या नहीं। बाकी दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके कार्यों को दिल्ली में बैठे लोग कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसे संकट और बारिश से प्रभावित किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उन्हें वित्तीय अनुदान और सामग्री उपलब्ध कराना समय की जरूरत थी, लेकिन कोई अभिभावक मंत्री नहीं है। बहुमत में होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करने से क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली में 24 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था और इसी के साथ देश भर में अब तक 4 लोगों में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हो गई है। दिल्ली में मिले पहले मामले के बाद जहां एक और कई शहरों में मंकी पॉक्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में अब तक इस संक्रमण को लेकर कोई भी खास तैयारी नहीं देखी जा रही है। दिल्ली से सटे होने की वजह से गौतम बुद्ध नगर में संक्रमण का खतरा ज्यादा है और इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग शासन से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहा है। अब तक जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर योजना तैयार नहीं की है, जैसा इस बीमारी की जांच में कहा गया। जांच के सैंपल कहां
लिए जाएंगे। अगर किसी में पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज कहाँ किया जाएगा, कैसे होगा, इस पर कोई तैयारी नहीं की गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया हुआ। इसके अलावा जिला में अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं, अगर किसी भी मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी जाए। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा का कहना है कि उन्हें अब तक शासन ने मंकी पॉक्स को लेकर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।